हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द RPMIS अकेडमी वीकेंड वीडियो के साथ। आज आपको हम एक नए वीडियो के साथ जोड़ते हैं। आज का टॉपिक होगा टॉपिक 8 पार्ट 2, जिसके अंतर्गत नागरिकता से संबंधित विचार बताए जाएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने टॉपिक 8 पार्ट 1 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की बातें बताई और उसमें 1955 का जो नागरिकता संबंधी अधिनियम है उसकी चर्चाएँ की थी। आज का जो टॉपिक होगा, जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसमें जितने संशोधन हुए हैं उसके विषय में हम बातें आज करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें तो जो CA कानून 1986 था वो क्या था, अर्थात CA अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, जिसे 1 जुलाई 1987 को प्रभावित कर दिया गया था। 1986 का जो CA कानून था उसमें 3 बातें मुख्य थी। पहला है कि भारत में जन्मे अब केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई भारत के नागरिक हों। नंबर 2, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, अब उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्ष रहना होगा। इसके पहले यह समय 6 माह का था। तीसरी बातें हैं कि देशीकरण द्वारा जो नागरिकता प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम भारत में 10 वर्ष रह चुका हो। इस प्रकार 1986 का जो अधिनियम था 3 बातों के लिए था। इसी के साथ ही CAA 1992 का जो अधिनियम था, सिटीजन अमेंडमेंट 1992 में, इसमें यह बात कही गई थी कि भारत से बाहर पैदा होने वाले किसी बच्चे की यदि उसकी माँ भारत की नागरिक है तो भारत की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी। इसके पहले उसी दशा में भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी यदि बच्चे के पिता भारत के नागरिक हों। इस प्रकार अब नागरिकता के प्रसंग में भारत के बच्चे की माँ को पिता के समकक्ष स्तर प्रदान कर दिया, अर्थात इक्वल स्टेटस प्रदान कर दिया गया। अगला जो संशोधन अधिनियम है वह है CAA 2003, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके द्वारा जो है, जिसे 22 दिसंबर 2003 को पारित किया गया था। यह अधिनियम 3 दिसंबर 2004 को अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में अवैध प्रवासियों की धारणा को प्रस्तुत किया गया। इलीगल माइग्रेंट किसे कहते हैं, इसकी धारणा को प्रस्तुत किया गया जिसे जेल या बंदी बनाने में सहयोग मिल सके। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि भारत से बाहर जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि जन्म के बाद 1 वर्ष के अवधि के भीतर उनके जन्म को भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत न कराया जा सके। अगर पंजीकरण नहीं कराया जाएगा तो बाहर पैदा हुआ जो भी बच्चा होगा उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार 1 वर्ष के बाद की भी समय दे सकती है, लेकिन यह विशेष परिस्थिति में होगा। जो वाणिज्य दूतावास में एक अवयस्क बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए आवेदन देने के साथ साथ अभिभावक को लिखित रूप में उपक्रम को यह भी बताना होगा कि इस बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह नहीं है। अर्थात जो CAA कानून 2003 था वह इलीगल माइग्रेंट यानी अप्रवासी भारतीयों के विषय में था। साथ ही भारत से बाहर पैदा हुए बच्चे के नागरिकता कैसे प्रदान की जाए उसके विषय में बातें की गई थी। इसी के साथ ही विश्व भर में फैले भारतवंशियों के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना लाई गई। यह संकल्पना सर्वप्रथम डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी की रिपोर्ट पर की गई थी और प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था और दिल्ली में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस को प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसका कारण ये भी है कि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत किए थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हो सकता है 2-3 दिन, लगभग 3 दिन का है। जैसे पहला जो मनाया गया था 9 से 11 जनवरी तक 3 दिवसीय मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोहरी नागरिकता की प्रवृत्ति को भी हम लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति की सिफारिश की अवधारणा पर ही लागू करते हैं। दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को CAA 2015 के अधिनियम के साथ जोड़ दिया जाता है। CAA अधिनियम जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो है, यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया था। यह प्रवासी भारतीय नागरिकता अर्थात ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है, जिसे OCI कहते हैं। अब दोहरी नागरिकता की जो लेने की जो
प्रावधान यह है कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के लिए $275 की रकम अदा करनी पड़ती है। यह $275 की रकम रुपए में, मतलब जो डॉलर और रुपए का जो अनुपात होता है उस हिसाब से आपको पैसा अदा करना पड़ेगा। अब बात ये होती है कि जो दोहरी नागरिकता की बात होती है वह किसको दी जाती है, दोहरी नागरिकता क्या होता है। तो दोहरी नागरिकता एक प्रकार की सीमित अधिकार है। क्या है? सीमित अधिकार है, जिसमें व्यक्तियों को देश के सामाजिक आर्थिक अधिकार तो दिए जाते हैं किंतु राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। प्रारंभ में यह प्रावधान केवल 16 देशों के साथ लागू किया गया था। बाद में यह कहा गया उन सभी देशों के साथ दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो सकता है जिन देशों में दोहरी नागरिकता लागू हो। सच में यह भारत में निवेश को बढ़ाने के लिए एक तरीका भी था। भारत में निवेश कैसे बढ़े, इसी के लिए RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NRI और PIO की परिभाषा भी स्पष्ट कर दी है। RBI के अनुसार NRI किसे कहते हैं? NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, अर्थात जिसका भारत में निवास न हो, उन्हें NRI कहते हैं। तो NRI की जो परिभाषा बताते हुए RBI ने यह कहा था कि यदि कोई व्यक्ति या कोई भारतीय नागरिक एक वर्ष में 182 दिन से ज़्यादा भारत से बाहर रहता हो अथवा पिछले 4 वर्षों में 365 दिन से कम भारत में रह रहा हो तो उसे NRI कहा जाता है, नहीं तो नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है। था एक वर्ष में अगर देखा जाए तो आप जैसा कि जानते हैं 365 दिन होता है, उसका आप आधा करना चाहेंगे तो अगर 366 भी मान लें उसका आधा करेंगे तो 183 दिन होता है। अर्थात एक वर्ष से कम, अर्थात 182 की बात हम करते हैं। अर्थात जो भारतीय नागरिक हो एक वर्ष में 182 दिन से ज़्यादा भारत से बाहर रह रहा हो या पिछले 4 वर्षों में 365 दिन से कम भारत में रह रहा हो, उसे NRI कहते हैं। यह है RBI की परिभाषा के अनुसार। NRI का जो कंसेप्ट था यह भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ले गया था। इसी प्रकार PIOs मतलब होता है पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है जो लोग भारत में जन्मे हों, अर्थात भारतीय मूल के लोग जो हैं, जो किसे कहते हैं तो वह व्यक्ति जो कभी भारतीय पासपोर्ट धारक रहा हो अथवा उसके माता पिता अथवा पितामही में जो अविभाजित भारत के निवासी रहे हों, और यह जो अविभाजित भारत के निवासी रहे हों इसका प्रमाण पत्र अगर कोई देना चाहेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिया जाएगा। तो भारत सरकार ऐसे लोगों को PIO कार्ड भी देती है और यह PIO कार्ड 15 वर्ष तक वैध रहता है। केंद्र सरकार के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देशों के नागरिक को PIO कार्ड नहीं देती है। तो PIO कार्ड बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देशों के नागरिकों को नहीं प्रदान किया जाता है, केवल भारतीय मूल के लोग जो हैं उन्हीं को दिया जाता है। अब PIO जो प्राप्त कर लेते हैं उसके साथ क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति वर्तमान में जिस देश के निवासी हैं यदि वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है तो उस देश में भारतीय दूतावास में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक अधिसूचना के अनुसार 16 देशों के साथ इसे लागू किया गया था। सर्वप्रथम 16 देश वो कौन कौन से हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, USA है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, पुर्तगाल है, नीदरलैंड है, इटली है, ग्रीस है और साइप्रस है, इजराइल। इन 16 देशों के साथ सर्वप्रथम PIO का कार्ड दिया गया था और इन लोगों से दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया था। PIO को भारतीय मूल के नागरिकों को भारत की सेवाओं में रोजगार, मताधिकार और संवैधानिक पद अर्थात आर्टिकल 16 के तहत समानता पाने का अधिकार तो नहीं दिए जाते हैं, शेष सारे अधिकार दिए जाते हैं। तो जो विशेष रूप से जो नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त है वो विशेषाधिकार उनको प्राप्त नहीं है, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29। इसी के साथ ही जैसे संवैधानिक पद हुआ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि का पद हुआ, या संसद एवं विधानमंडल की जो सदस्यता होती है आर्टिकल 84 और आर्टिकल 191 के द्वारा, यह सब पद PIO वगैरह को नहीं मिलता है। बाकी उनको सामाजिक आर्थिक पूरे अधिकार मिलते हैं। यह है भारत में निवेश बढ़ाने के लिए PIO और NRI के कंसेप्ट को।
इस प्रकार जो 2005 का सीएए कानून था वो दोहरी नागरिकता के साथ जुड़ जाता है। इसी प्रकार जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 का था, जिसे सीएए 2015 कहते हैं, यह 2015 का जो सीएए अधिनियम था, इसे 6 जनवरी 2015 को लागू कर दिया गया था। इस सीएए 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या था कि विश्व भर में जो भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के लिए समर्पित भारतवंशी समुदाय के लोग हैं, उनको मातृभूमि से जोड़ा जाए। इससे भारत की संस्कृति गान गौरव गाथा बढ़ेगी और भारत से लोग जुड़ाव रखेंगे। ये नए नियम के अंतर्गत ओसीआई कार्ड दिए जाते हैं। ओसीआई माने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कार्ड धारक को पूर्ण नागरिकों का अधिकार दिया जाता है। पूर्ण नागरिकों का अधिकार में यह नहीं है कि पूरा उनको अधिकार दिया, बल्कि उन्हें भारत में खेती खरीदने, जमीन खरीदने, राजनीतिक एवं आधिकारिक पद प्राप्त करने की छूट नहीं होगी। बाकी सभी अधिकार दिए जाएंगे। इस प्रकार ओसीआई और पीआईओ का कंसेप्ट भी 2015 के सीए कानून से जुड़ जाता है। इसके आगे यह सब जितनी भी गतिविधियाँ होते हैं भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। साथ ही भारतीय संस्कृति को आगे दूर दूर देशों तक बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है। इसी के बाद जो सीएए 2019 का अधिनियम है, इसे कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, अर्थात सीएए 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 1955 के नागरिकता संबंधी अधिनियम जो था उसी का संशोधित रूप है। इसमें यह बताया गया कि इसके द्वारा यह बताया गया था, या इसमें यह व्यवस्था की गई थी 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए जो आवश्यक शर्त थी कि 11 वर्ष रहना आवश्यक होता है, अब उसमें थोड़ी ढील दे दी गई है। अब वह मात्र 5 वर्ष कर दी गई है। यह अधिनियम 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित कर दिया गया था। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा से भी पारित कर दी गई। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होकर यह पारित हो गया और इससे जो है 10 जनवरी 2020 से प्रभावी भी कर दिया गया। 20 दिसंबर, इसमें यह कहा गया कि 20 दिसंबर 2019 से पाकिस्तान से जो भारत आए हुए लगभग 7 शरणार्थी थे, उनको भारत की नागरिकता देकर इस अधिनियम को प्रभावी भी कर दिया गया। अर्थात सीएए 2019 का मुख्य तथ्य जो है इस प्रकार है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरी बात यह है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हों तो अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष यहाँ रहना अनिवार्य था, अब वह मात्र 5 वर्ष हो गया था। जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, अब भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकते हैं। एक डेड लाइन दिया गया 31 दिसंबर 2014 से भारत अवैध रूप से रह रहे थे, अब वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अधिनियम की विशेष बात यह भी है कि इस अधिनियम में मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकेगी। उसके पीछे कारण यह दिया गया, जो तर्क दिया गया वह यह है कि उक्त देश अर्थात बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये देश अपने को इस्लामिक देश घोषित किए हैं। यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं, यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। अर्थात यहाँ अल्पसंख्यक की जो पीड़ा होती है इन मुसलमान भाइयों को नहीं सहना पड़ा होगा, इसलिए इसमें मुसलमान को नहीं रखा गया था, जो कि इधर आंदोलन का यही एकमात्र कारण बन जाता है। ठीक है, अगला जो अगला कानून है वो नागरिकता संबंधी अधिनियम जो 1955 था वो लागू रहेगा।
अब अभी तक हमने जो बताया है वो नागरिकता कैसे मिली के प्रावधान को बताया था। एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो जाता है नागरिकता कैसे मिलेगी, तो इसका होगा, लेकिन नागरिकता समाप्त कैसे होगी, इसके विषय में 3 प्रावधान के हैं। नागरिकता जाएगी कैसे या नागरिकता समाप्त कैसे होती है, उसके लिए 3 बातें होती हैं। पहला है कि कोई व्यक्ति नागरिकता को स्वतः ही परित्याग कर दे, यानी कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता स्वतः ही त्याग कर दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद लोकहित में या देश हित में नागरिकता से वंचित कर दे, यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही का या लोकहित के विपरीत कोई कार्य करता है तो उसे भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर दे सकता है। अर्थात नागरिकता समाप्त होने के 3 पहलू हैं। कोई व्यक्ति स्वतः ही नागरिकता त्याग दे, या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, या लोकहित या देश हित में उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। इस प्रकार नागरिकता संबंधी सभी प्रावधान को हम आपको बहुत से आसान तरीके से बता दिए हैं। और टॉपिक 8 पार्ट 1 8 पार्ट 2 को दोनों को साथ साथ देखिए और सुनिएगा। नागरिकता संबंधी जितने प्रश्न हैं उसको हल करने की कोशिश करिएगा, आपके प्रश्न सब हल हो जाएंगे। अगला वीडियो हम आपको तुरंत देंगे, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला वीडियो इसी से कुछ ही दिन बाद हम आपको देते हैं। तब तक के लिए वीकेंड वीडियो के साथ बेस्ट ऑफ ऑल।